खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। UIT दल ने शहर में कई जगह हटाया अतिक्रमण। घरों के बाहर लगी जालियों और रैंप पर चली JCB, कुछ स्थानों पर सामने आया विरोध। CM को धमकी के बावजूद नहीं सुधरी जेलों की हालत। अलवर में नशीले पदार्थ और मोबाइल सप्लाई का सनसनीखेज मामला हुआ है उजागर। अलवर में राशन डीलरों की जारी है हड़ताल, आम उपभोक्ता उठा रहे परेशानी। और विधानसभा में उठाया अलवर के निस्तारण केंद्र पर कचरा जलाने का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने NCR के नियमों के बताया विरुद्ध। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में नगर विकास न्यास ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। न्यास का जाब्ता सबसे पहले रामनगर पहुंचा और मकान के बाहर सड़क पर बने रैंप को हटाया। उधर मकान मालिक लक्ष्मी ने बताया कि क्षेत्र में अन्य मकानों के बाहर रैंप को छोड़ दिया गया। ऐसे में उन्होंने रोष का इजहार किया। थोड़े से सड़क पे बन रहे हैं या इनके मारे कभी पुलिस को बुलाती हैं, कभी घर में घुसती हैं, कभी मार छेड़ करती हैं, हमारे साथ में गाड़ी बकती हैं दिन रात हमारे लिए। कौन लोग हैं? कुमार आई हैं। अच्छा। 24 घंटे गाली बकती हैं, जब देखते हैं जब गाली बकती हैं मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती। मैंने बड़न तो कोई बात नहीं। कौन आया? अब UIT वाले आए थे। अच्छा। और ये गड्ढा खोद के घर के आगे। अच्छा। और कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपका तोड़ा है और किसी का तोड़ा है? नहीं, मेरा ही तोड़ा है। आप ही का अतिक्रमण, बाकी अतिक्रमण नहीं है? नहीं, मेरा ही है बस। ये बाकी लोगों का जो रैंप बड़ा हुआ है वो अतिक्रमण नहीं आएगा? नहीं, वो नहीं आ रहा है किसी का, मेरा ही आ रहा है। आप ही आपका है? हाँ, आपका ही तोड़ा है। हाँ। कितना तोड़ गए रैंप को? ये 2.5-3 फुट तोड़ के गए, 2.5-3-4 फुट। उधर नगर विकास न्यास का जाब्ता शिव कॉलोनी तिजारा फाटक पहुंचा, जहां जाली और पेड़ पौधों के नाम पर मकान से आगे करीब 15 फीट तक अतिक्रमण किया हुआ था। यहां इस तरह के लगभग 10 अतिक्रमण JCB के पीले पंजे से हटा दिए गए। इस दौरान मौके पर लोगों का विरोध भी देखने को मिला। वहीं इस दौरान शिवाजी पार्क थाना पुलिस भी मौजूद रही। वहीं UIT के तहसीलदार अनिल शर्मा ने बताया कि 1 महीने पहले शिव कॉलोनी के लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसे मकानों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने घरों के बाहर जाली लगाने के साथ ही सड़कों पर रैंप बना रखे हैं। रोड साइड पर लोगों ने रैंप और तार फेंसिंग करके पेड़ लगा रखे थे। पेड़ लगाने की आड़ में उन्होंने रोड पर अतिक्रमण किया हुआ था, तो उनको हमने नियम अनुसार नोटिस जारी किए। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आज UIT द्वारा मौके पर आकर उनका अतिक्रमण JCB की सहायता से हटवाया। कम से कम कोई 8-10 साइटें हैं। क्या लगता है पूरे अलवर शहर के अंदर हम चलाएंगे। हमारे रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हम नियमित कार्रवाई करते रहते हैं और आगे भी हम एक कॉलोनी को चूज करके और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। पहले नोटिस दिया था, नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। उसके बाद UIT ने ये कार्रवाई। तकरीबन कितना अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने? अतिक्रमण कई जगह तो 15-15 फीट रोड पे अतिक्रमण। अब आगे भी जैसे कोचिंग का और उनका निरीक्षण किया था और अवैध सभी प्लास्टिक निर्माण है, भवन निर्माण, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनकी जांच चल रही है। जांच करने के बाद उनको नोटिस दिया जाएगा और फिर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। राजस्थान की दौसा जेल के कैदी द्वारा सीधे CM भजनलाल शर्मा को धमकी दिए जाने की घटना के बावजूद जेलों के हालात सुधर नहीं पा रहे। सवाल उठते हैं कि इन कैदियों के पास मोबाइल सहित तमाम साधन कैसे पहुंचते हैं। इसी कड़ी में अलवर सेंट्रल जेल में कैदियों को नशीले पदार्थ सहित मोबाइल सप्लाई करने का बड़ा मामला सामने आया है। पेश एक रिपोर्ट। अलवर सेंट्रल जेल में कैदियों को नशीले पदार्थ और मोबाइल सप्लाई करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुरक्षा गार्डों ने जेल डिस्पेंसरी के लैब टेक्नीशियन 25 वर्षीय मनीष यादव को मोबाइल और नशीले पदार्थ के साथ पकड़ लिया। इन्हें कैदियों को सप्लाई किया जाना था। उसके बैग से 3 मोबाइल, 16 पुड़ियों में 64 ग्राम गांजा, 83 बीड़ी बंडल, गुटखा और जर्दे की 10 पुड़िया सहित 4 तंबाकू के बंडल बरामद किए हैं।
जेल प्रहरियों ने आरोपी लैब टेक्नीशियन गढ़ी मुंडावर निवासी मनीष को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। पहले भी जेल में कैदियों के पास गांजा और मोबाइल बरामद हो चुके हैं। गौरतलब है कि जेल के बाहर 4 ग्राम गांजा करीब 150 रुपए में मिल जाता है, लेकिन जेल के अंदर इतने गांजे की कीमत 20 गुना हो जाती है। सूत्रों के अनुसार जेल में 4 ग्राम गांजे की पुड़िया करीब 3000 रुपए में कैदियों को सप्लाई की जाती है। इस हिसाब से जेल में बरामद 64 ग्राम गांजे की कीमत करीब 48,000 रुपए होती है। यहाँ तक कि जेल में बीड़ी के एक बंडल की कीमत 1000 रुपए वसूली जाती है। कैदियों को छोटा मोबाइल करीब 20,000 रुपए में उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही तंबाकू की पुड़िया के कैदियों से 300 से 500 रुपए वसूले जाते हैं। जेल में नशीले पदार्थ और मोबाइल सप्लाई करने वालों का पूरा नेटवर्क काम करता है। इसमें कुछ जेल कर्मियों के शामिल होने की भी आशंका है। वहीं सीओ सिटी नारायण सिंह ने बताया कि लैब टेक्नीशियन मनीष कुमार दवाओं की पैकिंग के अंदर मादक पदार्थ और मोबाइल जैसी चीजों को छुपाकर कैदियों तक पहुंचाता था। जेल के अंदर जो डिस्पेंसरी है उसके अंदर एक मनीष यादव करके लैब टेक्नीशियन भी काम करता है। वो अपनी नियमित ड्यूटी पे जेल में गया था, तो जेल की जो सामान्य प्रक्रिया के तहत जेल में जब उसकी एंट्री की तलाशी हुई तो उसके पास से कुछ मादक पदार्थ, कुछ प्रतिबंधित पदार्थ और मोबाइल फ़ोन आदि उसके पास में मिले। उस तलाशी की सारी प्रतिबंधित सामग्री को जब्त करके जेल प्रशासन द्वारा पुलिस थाना कोतवाल में मनीष यादव लैब टेक्नीशियन डिस्पेंसरी जेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया NDPS और प्रिजनर एक्ट के तहत, जिसकी तफ्तीश कोतवाली SHO द्वारा की है। कुल मिलाकर यह मामला बेहद गंभीर है। हाल ही दौसा जेल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक कैदी द्वारा धमकी दिए जाने के बाद प्रदेश की जेलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उस वक्त कोई आपत्तिजनक सामग्री अलवर में बरामद तो नहीं हुई थी, लेकिन लैब टेक्नीशियन से मिली सामग्री दर्शाती है कि यह लोग बेहद शातिर हैं और सर्च ऑपरेशन की पकड़ में आने वाले नहीं हैं। अलवर में राशन डीलर 5 दिन से हड़ताल पर हैं। राशन डीलरों ने प्रति माह 30,000 रुपए मानदेय है, 2% छीजत का प्रावधान और बकाया कमीशन दिलाने की मांग की है। पूर्व शहर अध्यक्ष उमेश चंद गुप्ता के अनुसार इन मांगों को लेकर रैली निकालने के साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन 5 दिन बाद भी जिला प्रशासन या सरकार की ओर से वार्ता को लेकर कोई पहल नहीं की गई। डीलरों ने डोर स्टेप डिलीवरी का भी बहिष्कार कर दिया है। उधर हड़ताल के चलते आम उपभोक्ता को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राशन डीलर एसोसिएशन जो विक्रेता संघ जयपुर के प्रांतीय आह्वान पर राशन डीलरों ने हड़ताल कर रखी है, वितरण बिल्कुल बंद कर रखा है, उसका आज 5वां दिन है। 1 अगस्त 2024 से हम लोगों ने बिल्कुल भी वितरण बंद कर रखा है और कहीं पूरे राजस्थान में वितरण नहीं हो रहा है। हमारी जो मुख्य मांग वो है, हमें मासिक मानदेय 30,000 रुपए प्रति महीने का। जो गेहूं आता है उस पर भी हमें छीजत होती है, तो हम 2% छीजत मांग रहे हैं। पहले जब से ये पोस्ट मशीनें नहीं आई थी उससे पहले हमें 1% छीजत मिला करती थी खाद्यान्न पर, लेकिन पोस्ट मशीनें लगने के बाद सरकार ने वो छीजत भी हमारी बंद कर दी। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में राशन डीलरों की हड़ताल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से राशन वितरण शुरू कराया जाए, साथ ही सरकार प्रदेश स्तर पर की जा रही हड़ताल को समाप्त करने के कदम उठाए। उन्होंने कहा कि यदि पात्र लोग इसी माह राशन नहीं ले पाते हैं तो उन्हें आगामी महीने में इसके वितरण को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। ये राशन डीलर हड़ताल पे ही हैं, तो ये बट कैसे रहा है? एक तो इसका जवाब ये ना, राशन वितरण प्रणाली पूरे राजस्थान की सेम है साहब, और हड़ताल भी पूरे राजस्थान में है। मेरा ये स्पेसिफिक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति, पहला तो ये हड़ताल है वो कब तक समाप्त हो जाएगी, दूसरा ये कोई व्यक्ति किसी माह में अगर राशन नहीं ले पाता है तो उसको आगे क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में भरतपुर रोड पर स्थित कचरा संग्रहण एवं निस्तारण केंद्र पर कचरे को नियम विरुद्ध जलाने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल और वन और पर्यावरण मंत्रालय को इस दिशा में कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि कचरा जलाए जाने के कारण प्रदूषण फैल रहा है, जबकि नियम के अनुसार NCR क्षेत्र में कचरे को जलाया नहीं जा सकता। जूली ने पूछा कि इसके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्रवाई करेगी। NCR के अंदर कचरा नहीं जला सकते, और वहाँ जो प्लांट लगा हुआ है वो कचरा जलाता है। पोल्यूशन विभाग के अंदर रिपोर्ट है, खुद मैंने फ़ोन किया है,
पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने उस पर कार्रवाई करने के लिए लिख दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। शाम के समय तो कोई जा नहीं सकता अध्यक्ष जी, ऐसी हालत रहती है जैसे कि कोहरा छाया हुआ हो, इतनी धुंध है। दूसरा, वहाँ डिस्टिलरी के जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं ये भी लगी हुई, इनके आसपास इतना बुरा हाल है, मक्खी और बदबू, कोई आदमी बैठ के आराम से खाना भी नहीं खा सकता। तो मेरा तो सीधा सा सवाल है, इन पे भी आप कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या? पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भेंट की। साथ ही कहा कि वाल्मीकि समाज की उपेक्षा के कारण सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म नहीं हो पा रही है और अलवर शहर की हालत गांव से भी बदतर हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अलवर के फूलबाग में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि नगर निगम में ठेका प्रथा के नाम पर पूरा रैकेट चलता है जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसे लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मी भर्ती में सिर्फ वाल्मीकि समाज को स्थान दिए जाने की मांग पर कहा कि इस समाज की हमेशा उपेक्षा हुई है। गंदे नालों में उतरने के साथ ही कोविड के समय शव उठाने का काम भी वाल्मीकि समाज ने किया था, लेकिन अब सरकार उनकी मांग की उपेक्षा कर रही है और प्रदेश भर में गंदगी का आलम बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये 3 इंजन की सरकार बनी हुई है। डबल इंजन की तो ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो उसमें एक और इंजन जोड़ दिया है। 2-2 मंत्री हैं, सरकार इनकी है, MP इनका है, MLA इनका है, नगर निगम इनके बहुत लंबे समय से इनके पास है, लेकिन कोई इसके बारे में नहीं सोच पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से मैं भी देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो ठेकेदारी और जो इनका पूरा एक कार्टेल बना हुआ है, काकस बना हुआ है, जिसमें सब लोगों की मिली भगत रहती है। ये सारा कमीशनबाजी चलती है, किस रेट के ऊपर ठेके हो रहे हैं, क्या हो रहा है, पारदर्शिता नहीं है। अगर सही भी हुआ है तो जनता के दिल और दिमाग के अंदर वो बात बिल्कुल फिट नहीं हो रही, पारदर्शिता नहीं है। ये बहुत बड़ी धांधली चल रही है। दूसरे शहरों को, दूसरे बड़े बड़े इंदौर को और कभी भोपाल को और कभी किन किन प्रदेशों के ऊपर बात चलती रहती है, लेकिन हमारे क्या हो रहा है उसको सबसे बड़ी बात है। आप खुद क्या कर रहे हो अलवर के अंदर, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं। सबसे बड़ी आज यहाँ समस्या ये है, वाल्मीकि की समस्या बहुत ज्यादा है। जो वाल्मीकि समाज है आज जो असली जो काम कर रहा है वो वाल्मीकि समाज कर रहा है। अगर नालों में कोई उतरता है तो वाल्मीकि समाज उतरता है, कोई डेड बॉडी निकालता है, कुछ कोविड के समय, हर समय के ऊपर जो भी इस तरह के कार्य हैं वो सिर्फ वाल्मीकि समाज करता है। भर्ती निकली थी, भर्ती के अंदर ये भी एक बात सामने मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं भी उस समय पर विधायक भी था, सांसद भी था, तो ये बात आई थी सामने, वाल्मीकि समाज ने बात रखी थी और वाजिब उनकी बात रखी है कि और सब लोगों को तो हम भर्ती कर लें और फिर उनको ऑफिस में बिठा दें, डेपुटेशन पर भेज दें, कहीं किसी अधिकारी के यहाँ माड़ी का काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ काम कर रहे हैं और असली काम करने वाले व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये इसीलिए वो फिर बाद में कैंसिल हुआ, उसके अंदर संशोधन करा जाए। उनकी बिल्कुल वाजिब मांग है, लेकिन उस वाजिब मांग को उनको मानना भी चाहिए और अलवर की जो दुर्दशा है उसको दूर करना चाहिए। वहीं आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जल्दी कांग्रेस की बैठक होगी, शीघ्र प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाएगा। अगले 2 दिन में मैंने बैठक रखी है, माननीय सभी विधायकगण हैं, सारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे संगठन के जिला ब्लॉक ये सब इनके अध्यक्ष हैं, इनकी कार्यकारिणी है, इन सबों से हम बैठकर आगामी जो चुनाव आएंगे पंचायत राज के और नगर निगमों के और नगर पालिका नगर परिषदों के, उनको ऊपर हम एक चर्चा करें। अभी से ही हम कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने का कार्यक्रम कर रहे हैं और ग्रास रूट के ऊपर जो कार्य होते हैं उनको हम शुरू कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को लेकर उन्होंने कहा कि वह एक बड़े और सुलझे हुए नेता हैं, ऐसे में उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वह अलवर की व्यवस्थाओं को देखें और यहां विकास कार्य को गति प्रदान करें। वहीं NCR को लेकर उन्होंने कहा कि NCR का जितना लाभ है उतना ही नुकसान है। हालांकि NCR से पैसा लाने के लिए नेताओं में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने इसे लेकर यूपीए सरकार के दौरान हुए कार्यों का जिक्र भी किया। मंत्री महोदय काबिल मंत्री हैं, बहुत लंबे समय तक केंद्र मंत्री रहे हैं। मैं तो उनको यही कहूंगा, अभी तो बने ही हैं वो, उनको अनुभव है और मैं तो उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो अलवर में आके समय दें, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, केंद्र से पैसा लेके आए। अलवर को एक तरह से हमने जो एक
सपना देखा था, स्मार्ट सिटी का सपना देखा था, लोगों ने उनको वोट दिया है, इसलिए भी दिया है कि वो केंद्र मंत्री थे, तो उनकी दायित्व बनता है कि वो अलवर के अंदर समय बिताएं, केंद्र सरकार से वो पैसा लेके आए, और राज्य सरकार, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं भाजपा के, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और जितने भी और लोग हैं उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो वो उनको करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एनसीआर जो है हमारी बहुत लंबे समय से एनसीआर के अंदर अलवर है, उसका फायदा भी मिलता है, और उससे थोड़ा बहुत एक प्रदूषण के रूप में, बिल्डिंग के रूप में, एक तरह से जो दिल्ली के आसपास की जो एक पेरिफेरी जिसे मानते हैं उसको डेवलप करी जाए, इसकी एक मंशा होती है। कई बार मेरी मीटिंग जो सेक्रेटरी एनसीआर से हुई, और जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, आप देखिए सबसे बड़ी आरआरटीएस, वो जो ट्रेन की योजना हमारी हाई स्पीड ट्रेन की योजना थी, वो सिर्फ हम एनसीआर के अंदर है इसलिए वो सैंक्शन हुई थी। आपके मेरठ भी एनसीआर के अंदर है, हमारा गाजियाबाद फरीदाबाद भी एनसीआर के अंदर है, अलवर भी है, इसलिए वो योजना हुई थी। लेकिन उस योजना को बनने से पहले ही, क्योंकि वो कांग्रेस की समय की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समय की वो योजना थी, उसको उड़ा दिया। ऐसे ही हमारी जो पानी की योजना है, जिसके अंदर हम पैसा लेके आए हैं पानी की योजना के लिए, चंबल के पानी की योजना, उसके अंदर लगभग 75% एनसीआर और भारत सरकार का पैसा था। तो इन योजनाओं से भारत सरकार का पैसा आता है, लोन से भी आता है, ग्रांट्स भी उसके अंदर मिलती हैं, और जो उसका रीपेमेंट है वो बहुत लंबा हो सकता है, और फिर सरकार उसको माफ भी कर देती है एनसीआर को डेवलप करने के लिए। ये तो इसका फायदा होता है। लेकिन अब जब इच्छा शक्ति नहीं हो किसी को आज एमपी एमएलए बन के, मंत्री बन के वो आराम से कोई दिल्ली चले जाए, कोई कहां चले जाए, हमने देखा है पिछले 3 चुनाव से, तो मैं ही देख रहा हूं कि बाहर के लोग आ जाते हैं, उनको मतलब नहीं, उनको ये नहीं मालूम अलवर कहां है, उनको ये नहीं मालूम मोती डूंगरी का है, उनको ये नहीं मालूम होप सर्कस का है, और वो आके यहाँ से चुनाव लेकर, वोट लेकर और वापस चले जाते हैं। तो दिल में दर्द नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। श्रावण के तीसरे सोमवार को मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। वहीं अलवर शहर के स्कीम 8 स्थित सोनावाद क्षेत्र में लंबा महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ ऐसा शिवलिंग मौजूद है जो जमीन के नीचे 11 फुट और जमीन के ऊपर 5 फीट का है। यह मंदिर राजा महाराजाओं के समय बनाया गया था। मंदिर पुजारी के अनुसार शिवलिंग यहीं प्रकट हुआ था और श्रावण मास में विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। श्रावण का तृतीय सोमवार है। श्री लंबा महादेव मंदिर सोनावा स्थित बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लगभग करीब 250-300 साल पहले से मंदिर प्रचलित है और बहुत मानता है। दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए आते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से ही इसी प्रकार से भक्तों का तांता लगा रहता है। और श्रावण में फूलडोर महोत्सव भंडारा भी आयोजन किया जाता है भक्तों के द्वारा। ये शिवलिंग करीब 11 फुट नीचे है और 5-7 फुट ऊपर है। जितनी ऊपर है उससे दुगनी नीचे है और ये यहीं से ही निर्मित हुई शिवलिंग है। यहाँ मान्यता भक्त आते हैं दूर दूर से, जो भी अपनी मान्यता लेकर आते हैं, सत्संग कराते हैं, उनकी मनोकामना सबकी पूरी होती है और सत्संग भी कराते हैं यहाँ पर। और अब आपको बताते हैं कि अलवर में कुछ लोग किस तरह निस्वार्थ भाव से वर्षों से पौधे लगाने एवं पर्यावरण बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम शुरू की है, वहीं दूसरी तरफ अलवर में एक शिक्षिका ममता देवी और 2 रिटायर्ड अधिकारी श्रवण चौधरी और साहिब सिंह चौधरी पिछले 7 साल से इंदिरा गांधी स्टेडियम में पेड़ पौधे लगाने और पक्षियों के लिए चुग्गा डालने का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधक पद से रिटायर्ड श्रवण चौधरी मार्च 2018 से यह काम करते आ रहे हैं। बाद में 2 अन्य साथी उनकी इस मुहिम से जुड़ गए थे। उन्होंने करीब 800 से ज़्यादा पौधे इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगाए हैं और इनकी देखभाल भी करते हैं। ऐसे में इंदिरा गांधी स्टेडियम चारों तरफ से हरा भरा हो रहा है। चौधरी रोजाना सुबह करीब 5 बजे स्टेडियम में आते हैं और 9 बजे तक पेड़ पौधों की देखभाल, साफ सफाई आदि गतिविधियों में समय देते हैं। उन्होंने बताया कि पक्षियों के लिए चुग्गा, पेड़ पौधे और खाद बीज आदि पर हर साल करीब 4 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिन्हें उनकी टीम के सदस्य वहन करते हैं। मैं राजस्थान ग्रामीण बैंक से सितंबर 19 में रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट से पहले ही मैंने प्लानिंग करनी थी कि मुझे जो है पर्यावरण पर काम करना है और उसके लिए मैंने इंदिरा गांधी स्टेडियम को चुना। इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है उस टाइम जो है जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा थी
उनसे परमिशन ली। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, मीना शर्मा ने। इधर देखो। हाँ, और उसमें से मैंने अब तक इसमें जो है 18 से अब तक जो है करीब 800 पेड़ के करीब जो है किया है। और उसमें से जो है साहिब सिंह जी रिटायर्ड एसी, उनका सहयोग रहा। और मेरी बेटी तुल्य जो है ममता मैडम जो है, उन्होंने यहाँ चुग्गे की जिम्मेदारी संभाल रखी है जो है उसमें पूरी तरह से। और पेड़ों की देखभाल करना, सब करना, इसमें कोई सरकारी सहयोग नहीं है। हम खुद अपने संसाधनों से चुग्गे और उसकी व्यवस्था हम खुद जो है उसमें से करते हैं जो है। हम जो है, मैं सितंबर 18 से थे, पहले टीम नहीं थी, फिर धीरे धीरे टीम क्रिएट हुई। टीम में जो है साहिब सिंह जी आ गए, रिटायर्ड एसी साहब, और ये ममता मैडम जुड़ी। ममता मैडम पहले जुड़ गई थी जो है हाँ, ये ममता मैडम संस्कृत एजुकेशन में जो है संस्कृत स्कूल जो है घोड़ाखेत पे है, उसमें जो है काम करती हैं। और इन्होंने पेड़ लगाने के लिए वहाँ जो है संस्कृत स्कूल में जो बहुत सारे पेड़ इन्होंने जो है लगाए हैं, 200 के करीब पेड़ लगाए हैं। बिल्कुल उसको वाटिका बना दिया जो है इनमें से। और इन पेड़ों का सारा देख रेख करना, ये ही जो है मेरा मेन काम है। मैं सुबह जो है 5:30-6 बजे आ जाता हूँ और 9 बजे जाता हूँ यहाँ से। इनकी जो देखभाल, पानी देना, इनकी केयर करना और पेड़ लगाना। पेड़ तो जो है कंप्लीट हो गए इसमें, इससे ज़्यादा पेड़ों की समाई नहीं है। बट ऑर्नामेंटल पेड़ लग सकते हैं, फूलों वाले जो है। बाकी जो है सारा जो है ये कवर हो गया जो है, क्योंकि जो है उनकी परमिशन से जो खेल के काम में नहीं आना था, उसमें जो है सारे जो है वो कवर कर लिए हैं। बीलपत्र बहुत जो है इम्पोर्टेंट प्लांट है। और ये इस पौधे में एटॉमिक रेडिएशन तक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। और पक्षी मरे नहीं रेडिएशन से, उसके लिए बीलपत्र के 30-35 पेड़ इस सारे स्टेडियम में जो है जगह जगह पे बीलपत्र के पेड़ लगाए हैं। फ्रूट प्लांट्स भी लगाए हैं जो पक्षियों को पसंद है, जैसे जामुन के पेड़ हैं, अमरूद हैं, आम हैं। ये प्लांट भी इसमें जो लगाए गए हैं। बिल्कुल चल रहा है। मेरा जो है गांव के शमशान में, जिसमें बाउंड्री है और पानी का साधन है, उसमें पेड़ लगाने का है। मैंने मेरे गांव मुकलेड़ी में भी जो है वो हो गया, वहाँ भी पेड़ लगा दिए हैं। और अब दुसराइड़ा और बड़का और रेस्ती का जो है शमशान घाटों में जो है प्लांट लगाने का है। अभी मैंने जो है करीब गांव में भी जो है करीब जो है 50 पेड़ लगा के आया हूँ अभी 2 दिन पहले ही। और उनकी जो है मैंने वहाँ बाग भी लगाया है मेरे खेत में, वो तो मेरा जो है पर्सनल इंटरेस्ट है। उधर इस मुहिम से जुड़ी वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की शिक्षक ममता देवी वर्ष 2020 से इस टीम के साथ निरंतर सेवाएं दे रही हैं। वे रोजाना स्कूल जाने से पहले करीब 2 घंटे यह काम करती हैं। ममता देवी ने बताया कि वे रोजाना इंदिरा गांधी स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक के लिए आती थी और इसी दौरान उन्होंने श्रवण चौधरी को यह काम करते देखा। इस शिक्षिका ने उनकी कार्यशैली से प्रेरित होकर अपने स्कूल में भी करीब 200 पेड़ पौधे लगाए हैं। सर, मेरा रूटीन, मैं 6:30 बजे घर से रवाना होती हूँ और 7 बजे के करीब, 6:45 या 7 बजे के करीब यहाँ पहुँच जाती हूँ। करीब आधा घंटा एक तो पक्षियों को दाना डालना और इनके लिए जो गर्मियों में पानी, ये जो पात्र है पानी के, उनको पानी डालना। और ये छुट्टियाँ होती है, जैसे संडे है या कोई अपनी एजुकेशन की छुट्टी है, तो उस दिन मैं 1-2 घंटे इनके साथ में इस टीम में पेड़ पौधों की देखभाल में टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने संस्कृत एजुकेशन में, और ममता देवी मेरा नाम है, 3rd ग्रेड अध्यापिका लेवल 1 की अपने राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय अलवर में कार्यरत हूँ वर्तमान में। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये धार्मिक काम भी करते हैं। आपको स्ट्रगल करने में कोई परेशानी तो नहीं आती है? नहीं सर, अंदर से कुछ शक्ति मिलती है और उस शक्ति के द्वारा हम मोटिवेट होते हैं। चुग्गे का जो अनाज होता है वो किस प्रकार से आता है आपके पास, उसका खर्चा कौन वहन करता है? सर, फिलहाल तो श्रवणलाल वर्मा जी और मैं ममता देवी, हम दोनों का व्यक्तिगत है चुग्गे का खर्चा। तो तकरीबन प्रतिदिन कितना चुग्गा, कितना अनाज? 40 किलो तो इस टाइम चल रहा है डेली, और सर्दियों में ये 50 और 60 के समथिंग हो जाता है केजी। कब से जुड़े हुए हो आप इस टीम के साथ? सर, ये कोरोना पीरियड में जब मैंने ये इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में ये त्रासदी देखी कोरोना की, अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी अधिक है, उस टाइम पे ये मैनेजर साहब से मिली मैं, श्रवणलाल वर्मा जी से। फिर इन्होंने क्या मेरे को प्रेरित किया, तो मैं इनको अपना गुरु मानती हूँ और उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी। तब मैं पक्षियों से जुड़ी और ये पर्यावरण से जुड़ी, पेड़ पौधों की देखभाल से। और अपने विद्यालय में भी मैंने इन्हीं की प्रेरणा से करीब 200-250 के समथिंग एक पेड़ों की वाटिका लगा रखी है। उस वाटिका का नाम नंदन कानन है।
आपने यहाँ के साथ साथ आपने अपने जिस स्कूल में आप पढ़ाते हो बच्चों को, वहाँ भी आपने पेड़ पौधे लगाए हैं? सर उस टाइम में क्या था कि जो कोरोना पीरियड चल रहा था, टीचर्स लोग जाते तो थे स्कूल, लेकिन वो बच्चे नहीं आते थे ना। उस टाइम पे हमारी ऑनलाइन क्लासें थी, तो ऑनलाइन क्लासों के अलावा हमको टाइम काफी था, तो उस टाइम का कैसे उपयोग किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, तो हमारा मन में विचार आया कि अपने ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता बढ़ गई है, तो हम कुछ ऐसा काम करें कि इस ऑक्सीजन की पूर्ति भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। तो उस टाइम को मेरे को ये प्रेरणा लगी और मैंने अगस्त 21 से अपने विद्यालय में उस वाटिका का पौधारोपण का शुभारंभ किया, और अब वाटिका आप देखिए इतनी पल्लवित हो गई है और इतनी पल्लवित हो गई कि उसका मन आनंदित हो जाता है। उधर विद्युत निगम के ऐसी पद से रिटायर्ड साहब सिंह चौधरी भी 4 साल से अधिक समय से इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस दौरान 500 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का काम किया है। वे भी स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे और टीम के अन्य सदस्यों को देखकर पर्यावरण को बचाने में योगदान का संकल्प लिया। वे प्रतिदिन करीब 2 से 3 घंटे पेड़ पौधे लगाने, उनकी देखरेख और खाद बीज जैसी गतिविधियों का कार्य करते हैं। साहब सिंह चौधरी हार्टफुलनेस के प्रशिक्षक भी हैं, जो लोगों को ध्यान करना एवं जीवन को संतुलित बनाकर तनाव रहित रहना भी सिखाते हैं। लगभग 4 साल से मैं श्रवण मैनेजर जी जो स्टेडियम में काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ। ये प्रेरणा मुझे मेरे हार्टफुलनेस के गाइड जो जिन्हें अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, उनके विजन से मिली। तब मैं इनके साथ जुड़ा। इससे क्या है कि प्रकृति के लिए जो भी काम हम जो लेते तो जा रहे हैं बचपन से, लेकिन अगर उसको रिटर्न नहीं करेंगे, रिप्लेनिश नहीं करेंगे, तो हम एक तरह से उसके ऋणी होकर मर जाएंगे। तो हमें प्रकृति के लिए जरूर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। प्रकृति भी एक अपने माँ के समान है जो हमारा पालन पोषण करती है। तो और जो सारा जो काम है जो हम मिलजुल के करते हैं, और मेन मिशन तो हमारे श्रवण मैनेजर जी का है, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, और जैसा भी इससे फिजिकल और फाइनेंशियल जैसा भी मुझसे हो सकता है। तकरीबन कितने पेड़ पौधे लगाए हैं आपने इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर? मैं जब से आए उससे करीब 500 पेड़ तो मेरे सामने लगा दिए इन्होंने। उससे पहले से ये कर रहे थे काम, क्योंकि मुझे जब मेरे अंदर ये जब भावना जागृत हुई मेरे गाइड के माध्यम से, तब मैंने इनके साथ जुड़ा और ये काम शुरू किया। तो रोजाना तकरीबन कितने घंटे का आप वर्क करते हैं? मैं लगभग 1.5 से 2 घंटा तो मैं सपोर्ट करता हूँ। इसमें ज़्यादातर फल के पौधे हमने लगाए, जैसे नीम, पीपल, अरब के जो सहतूत और अमरूद, ये सभी तरह के पेड़ इसमें जो फल वाले हैं वो लगाए, जिससे कि पक्षियों का पोषण हो सके। क्योंकि प्रकृति के जो पेड़ हम जो लगाते हैं उससे हमें वातावरण का टेम्परेचर तो बैलेंस होता ही होता है, साथ साथ में पक्षियों को शेल्टर भी मिलता है, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है आसपास का। कुल मिलाकर यह टीम और लोगों को भी प्रेरणा देने का कार्य भी कर रही है। अलवर बहरोड स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा सामने आया है। कल्याणपुरा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी से टकरा गई। यह कार स्कूटी को घसीटते हुए करीब 50 मीटर तक सड़क किनारे खेतों में पहुंच गई। ग्रामीणों ने बताया कि अलवर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार को एक युवती चला रही थी। दुर्घटना में स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर बहरोड कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। वहीं स्कूटी और बाइक को टक्कर मारने के बाद कार भी खेतों के पास पेड़ों से जा टकराई। गनीमत यह रही कि कार में एयर बैग खुल गए, जिसके बाद कार में सवार युवती और युवक कार से निकलकर भाग गए। शाहजहांपुर टोल प्लाजा के पास दिल्ली रोड पर निजी बस का संतुलन बिगड़ गया। ऐसे में डिवाइडर पार कर बस नाले में फंस गई। बस का संतुलन बिगड़ने से सवारियों में हड़कंप मच गया। एनएचआई के ड्यूटी इंचार्ज देवेंद्र सिंह ने बताया कि आसपास के लोगों ने बस में बैठे सवारियों को बाहर निकाला। कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें नीमराणा के निजी अस्पताल ले जाया गया। अलवर के बगड़ तिराया थाना अंतर्गत ग्राम नंगला बंजेरका में सरकारी जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल लाया गया है। घायल युवक मगरुद्दीन के परिजन हाकमदीन ने बताया कि उनके गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस गांव में सरकारी जमीन पर दोनों पक्षों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन एक गुट दूसरे पक्ष के उसकी जमीन लेना चाहता है। यह विवाद 15 सालों से चल रहा है। वहीं हमले की शिकायत बगड़ थाना पुलिस को दे दी गई है।
ये बात पे झगड़ा हुआ, मतलब जमीन है सरकारी और वह ज्यादा कब्जा कर बैठा हमसे, हम पे कम कब्जा है, तो मतलब हमारी 20 बीघा पर कब्जा हो रहा हमारा। तो वह हमारे पास हम हाथ 3 हमारी लड़की ही हल्की हल्की नन्ही मुन्नी और 2 हम भाइया, एक हाकमदीन एक मगरुद्दीन। मतलब वह शाम 7 बजे जब शाम होने लगी, जब मतलब आए हैं मथुरा से 3 लोगों ने हमारे पास बात धक्का मुक्की हुई, एकदम 3 लोग और आ गए, मतलब फिर मारपीट हुई, तो उनमें 2 लोग और आ गए हैं। वे 8 जने हैं और हम मतलब 5 जने हैं, 3 हमारी लड़की है और 2 हम भाई हैं। और 15 साल से वह विरोध चल रहा है। 15 साल के बाद मतलब आज कल ये घटना हुई। सरकारी जमीन है, ना उनकी है ना हमारी है, सरकारी है। उस पे ये हो रहा है कि उसने तो कोड़े आके 40 बीघा जमीन और हमारे पास है 2-2.5 बीघा जमीन। तो वह जैसे अपने अपने खेतों की शुद्ध लग रही है ऐसे, तो वह हमारी शुद्ध में ऐसे भी आगे है और मतलब ऐसे भी आगे है, मतलब हमारा घेरा कर लिया उन्होंने। बस मतलब हम कुल मिला के जमीन भी कब्जा करना चाहते हैं, हमारी जमीन कब्जा करना चाहता है जी। क्या नाम है घायल का? इसका है मगरुद्दीन नाम। मगरुद्दीन यही घायल हुए? यही घायल हुए, मेरे 2 लाठी 4 लाठी पड़े, बस मैं एक जना ने पकड़ लिया है, दूसरा ने लाठी मारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाकमदीन। और वहीं रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम कोटा खुरक में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके चलते घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के पति आशू खान ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले उनके परिवार के एक व्यक्ति ने किस्तों पर वाहन लिया था। इसके लिए उसने उनके परिवार के व्यक्ति के दस्तावेज लगाए थे, लेकिन किस्त नहीं भरी तो नोटिस आने शुरू हो गए। ऐसे में जब उनसे किस्त भरने को कहा गया तो झगड़े पर उतारू हो गए। पीड़ित आशू खान ने परेशान होकर रामगढ़ थाने में शिकायत भी दी थी। वहीं रविवार को हमला कर उनके परिवार की महिला को जख्मी कर दिया गया। मेरा लड़का के नाम रमजान ने गाड़ी निकलवाई लोन से, तो साहब वो गाड़ी निकलवा ली, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं, निकलवा ली। वो गाड़ी उसने किस्त नहीं भरी, उसकी किस्त ना भरी तो साहब हमने वहाँ से कही नहीं कि या तो गाड़ी देते या तो किस्त भर भाई। वहाँ ने कही नहीं तो गाड़ी तूने किस्त भरूं, तो वो गाड़ी उसने कटवा दी। किस्त तो वो गाड़ी तो दिए कहाँ से, गाड़ी कटवा दी। फिर मैंने अपने भाई बंद भेड़ा करा, रिश्तेदार भेड़ा करा, उनसे कही अगर भाई मेरी गाड़ी इसने ऐसे कटवा दी, कर्जा तो मेरे ही ऊपर रहेगा। तो उनने कही भाई आप FIR दर्ज करा दे थाना में इसके नाम। अब सब ने FIR दर्ज करवाई, हमारे साहब को पुलिस ने भी कार्रवाई, पुलिस प्रशासन भी नहीं सुनाई करे और खूब डोल लिया। मैं अलवर भी DSP के SB साहब के पास भी आया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई ना हुई। इसी बात से हमारा 2 साल से विवाद चल रहा है, वो गाड़ी का मामला से। गाड़ी के कागज किसके लगाए थे? गाड़ी के कागज मेरे लड़का के लगाए थे, मसरून के लगाए जी। तो अब वो पिस्तौल आते हैं सब, वो तो मेरे पास आते हैं ना, मेरे को तंग करते हैं, पुलिस की धमकी भी देते हैं, उठा पकड़ के ले पकड़वाएंगे तुमको कर्जा देना पड़ेगा, वो तो धमकी देते हैं मेरे। मैं तो साहब बकरीन पे था, मैं तो हाँ नहीं करती। ये हमारे घर से बुढ़िया ये कहीं वो तार हटा देते टंकी का, उनके घर के आगे वो टंकी है, ये तारन लगाने के लिए गई, इसके वहाँ मारपीट कर दी, घुस गया। किस चीज से मारपीट की? लाठी डंडा हुआ तो लोट पत्थर सब चीज उन पे। तो कौन सा तार लगाने गई थी मर्जी? ये टंकी का तार जो मोटर चलती थी इनसे। हाँ। क्या नाम है इनका? इसका नाम सुब्बन है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर सहित प्रदेश भर में सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलवर आगमन पर उनसे मीडिया कर्मियों ने इस बारे में सवाल पूछे। साथ ही जानना चाहा कि महापौर और आयुक्त को सफाई व्यवस्था के अध्ययन के लिए इंदौर भेजने का क्या नतीजा निकला। ऐसे में भूपेंद्र सिंह ने इन मीडिया कर्मियों से कहा कि पत्रकारिता के नवाचार सीखने के लिए वे उन्हें भी दौरे पर भेजने को तैयार हैं। अब केंद्रीय मंत्री के इस बयान की नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव ने आलोचना की है। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री यादव अलवर के पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर ट्रिपल इंजन की सरकार मौजूद होने के बावजूद जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही महापौर और आयुक्त के इंदौर दौरे का कोई नतीजा नहीं निकला। हर अच्छे से अच्छे नवाचार को सीखने की हमारे में आदत होनी चाहिए और मैं अलवर के मीडिया के लोगों को भी अच्छी पत्रकारिता सीखने के लिए भी कहीं भेजूंगा। मुझे प्रस्ताव। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अलवर शहर की एक का दुर्भाग्य कहें इसको कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अलवर शहर के विकास के नाम पे जिन्होंने वोट मांगे, आप ये देखिए अलवर शहर की जो दुर्दशा इस समय हुई है वो आज से पहले कभी नहीं हुई। शहर में चारों तरफ कूड़ा कचरा के अंबार है। जब जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी अलवर आए, उन्होंने पेड़ लगाने का काम किया। पब्लिक के बीच में जाके उनका दुख दर्द सुनने का उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली उनके प्रति। जब पानी का समस्या आई तो पानी की समस्या में उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब सफाई की समस्या आई, सफाई की समस्या बंद करी। और वो ज्ञान दे रहे हैं पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाने की। उन्होंने अपने लोग भी भेजे थे इंदौर सफाई देखने के लिए। उसके बाद उन्होंने जो शहर की दुर्दशा की है वो उनका मानसिकता को दर्शाती है कि किस तरह के वो शहर के प्रति सजग है। मैं कह रहा हूं कि शहर की जनता को सोचना चाहिए, आने वाले समय पे इन लोगों को सही समय पे जवाब देना चाहिए। और शहर की दुर्दशा का जिम्मेवार ये तीनों लोग हैं, भूपेंद्र यादव, संजय शर्मा और शहर के कार्यवाहक महापौर घनश्याम गुर्जर। इन लोगों की कथनी और करनी के कारण ही शहर की दुर्दशा हुई। राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल के अमृत उत्सव के अवसर पर बड़दौमी में आयोजित कवि सम्मेलन खूब जमा। नानक नवीन द्वारा सरस्वती वंदना के बाद कवि संगम के प्रांतीय अध्यक्ष योगेश वशिष्ठ ने कवि संगम के ध्येय वाक्य राष्ट्र जागरण ध्येय हमारा पर विस्तार से व्याख्या की। साथ ही जगदीश मित्तल की भूमिका एवं कवि संगम को उनके लगातार योगदान को सराहा। साथ ही दिल्ली में नवंबर में होने वाले दस्तक कार्यक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर अरुण शर्मा, योगेश वशिष्ठ, डीक से आई नानक नवीन, अरुण अधीर, मनीष मनु, किशोर नवगीत, सुनील चौहान और राम कुमार प्रजापति ने रचनाएं प्रस्तुत की। साथ ही हेमंत विपर की मानवीय संवेदनाओं पर व्यंग पड़ा। कई अन्य कवियों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। कवि महासम्मेलन का समापन भगवान साहब मिश्र के अध्यक्ष उद्बोधन से हुआ। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत सोमवार को अलवर के शिशु चिकित्सालय स्थित सभागार में क्विज आयोजित किया गया। महिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर टेकचंद ने बताया कि विभिन्न प्रश्नों के जरिए जाना गया कि स्तनपान के महत्व को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों में कितनी जागरूकता है। वहीं आगामी 2 दिनों में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान मदर मिल्क बैंक प्रभारी डॉक्टर अमनदीप भी उपस्थित रही। ये स्तनपान सप्ताह चल रहा है 1 तारीख से 7 तारीख तक। आज 5 तारीख को एक क्वेश्चनरीज रखी गई है, एक कंपटीशन रखा गया है रेजिडेंट डॉक्टर के बीच में, जिसमें मदर मिल्क से संबंधित, स्तनपान से संबंधित ज्ञान का वर्धन के लिए और उनके सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। एक कंपटीशन रखा गया है आज 1 तारीख से और 7 तारीख तक चलेगा। माएँ जैसे इसमें माँओं को मोटिवेट कर रहे हैं, लाइक
भाई माँ का दूध दान भी दिया जा सकता है। यदि किसी बच्चे को दूध माँ का मिल नहीं रहा है तो यहाँ जो मदर मिल्क बैंक है, CLMC है, उससे दूध लिया भी जा सकता है। और जो मदर दूध पिलाने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, उनको सिखाया जाता है कि दूध कैसे पिलाया जाए। अलवर में करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में युवा आत्मीयता एवं संगठन विस्तार कार्यशाला संपन्न हुई। गायत्री परिवार के जिला भारत युवा संघ की ओर से यह आयोजन किया गया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के बाद ममता गुप्ता और कीर्ति शर्मा ने प्रज्ञा गीत प्रस्तुत किया। इस दौरान युवा संगठन को विस्तार कर मजबूती प्रदान करने पर भी विचार विमर्श किया गया। उधर गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बताया कि संस्कारशाला नशा निवारण और सामूहिक साधना सहित अन्य पहलुओं पर जोर दिया जा रहा है। शक्तिपीठ पे जिला स्तरीय आत्म विस्तार जो हमारा युवाओं का है उसका प्रोग्राम होने जा रहा है और उसमें विभिन्न जिलों से हमारे युवा पधारे हैं, जिसमें कि जयपुर से, दौसा से, भरतपुर से और बाकी अलवर, तिजारा, कोटपुतली। तो इसमें बेसिक जो एम है उसका ये है कि आपस में आत्मीयता विस्तार, और दूसरी चीज है संगठन को नया रूप देना, संगठन का भी विस्तार करना, और तीसरी चीज है कि जो हमारे आंदोलन चल रहे हैं, 8वां आंदोलन, उनमें युवा अपनी किस तरह से सक्रिय भूमिका निभाएं, तो उसके बारे में विचार मंथन होगा और नए संकल्प उभरेंगे। उन संकल्पों के अनुसार फिर आगे काम करेंगे। अलवर के परशुराम सर्किल के समीप स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर जारी कैंप का सोमवार को समापन हो गया। इसमें भिवाड़ी, तिजारा, टपुकड़ा, मुंडावर और बांसुर सहित अलवर शहर के 169 गाइड और रेंजर ने भाग लिया। शिविर के प्रभारी रजनीश यादव ने बताया कि राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस दौरान नियम, प्रतिज्ञा, पायनियरिंग और फर्स्ट एड पाठ्यक्रम सहित गाइड से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड, निपुण रेंजर, राज्य पुरस्कार रेंजर, गाइड राज्य पुरस्कार शिविर अलवर में दिनांक 1/8/2024 से 5/8/2024 तक नजर बगीची अलवर में किया गया। क्या सिखाया गया मैडम? जिसमें पायनियरिंग प्रोजेक्ट, मैपिंग, क्राफ्टिंग आदि एक्टिविटीज करवाई गई, जिसका समापन आज किया जा रहा है। समापन में सर्वधर्म प्रार्थना व शेल्टर से किया जाएगा। इसके बाद क्या रहता है इनको? तो ये रहता है बच्चे कहाँ पर जाएंगे? राज्य पुरस्कार वाले बच्चे, ये राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण था। इसके बाद राज्य पुरस्कार टेस्टिंग होगी, जो राष्ट्रपति के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन अलवर इकाई की बैठक सोमवार को बस स्टैंड परिसर में आयोजित की गई। बैठक में रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाया भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर चर्चा हुई। एसोसिएशन के सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि बकाया ग्रेजुएटी आदि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे में जल्दी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने नई बसों की खरीद और कर्मचारी भर्ती की मांग भी की है। आज हमारी मीटिंग हुई। हमारे मीटिंग में करीब 65 सदस्य आज मौजूद है यहाँ। लेकिन आज क्या है, हमारा ये हुआ कि हमारे भुगतान जो ग्रेजुएटी ईएल का भुगतान करीब 23 माह का बाकी हो चुका है। जिसको भुगतान नहीं हुआ है, आज हमने उस पर गहरी चिंता प्रकट करी है और प्रशासन को आगाह किया है कि या तो हमारा भुगतान जल्दी किया जाए, वरना हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। दूसरा, हमारा ओवर टाइम बाकी पड़ा है, नाइटें बाकी पड़ी है। तीसरी हमारी मुख्य मांग है कि रोडवेज का विस्तार कैसे हो। हमारे पास में आज 2500 गाड़ियां हैं, 1500 गाड़ियां जिनमें से कंडम हो चुकी है, मात्र 1000 गाड़ी हमारे पास बची हुई है, तो निगम चले कैसे? ये हमारी बहुत चिंता है। इन सब के प्रति हमने सरकार को आगाह करते हैं कि तुरंत ही भर्ती की जावे, करीब 5000 बस खरीदी जावे ताकि निगम चल सके। जनहित का ये उद्योग है। उप वन संरक्षक बाग परियोजना अलवर द्वारा जिला स्तरीय वन महोत्सव में कला कॉलेज के एनएसएस स्वयंसेवकों की भी भागीदारी रही। गौरतलब है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भूरासिद्ध में मातृ वन का विकास किया जा रहा है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एनएसएस के इन वॉलेंटियरों ने भी अपना योगदान दिया। कला कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर अशोक आर्य, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर महेश गोठवाल और डॉक्टर अनिल यादव आदि के निर्देशन में इन्होंने लगभग 400 पौधे लगाए।
अलवर शहर के गोल्डन बाग में सैनी समाज द्वारा तीज महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही लहरिया कंपटीशन आयोजित हुआ। यहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि प्रथम बार यह उत्सव किया जा रहा है। इस तीज महोत्सव में जादूगर सागर ने भी अपना शो प्रस्तुत किया। इसके अलावा लहरिया पहनकर महिलाओं ने रैप वॉक भी किया। साथ ही नृत्य प्रस्तुत किए गए। समाज की जो महिलाएं गृहिणी हैं, जो घर में रहती हैं, वो कैसे एक मुख्य धारा में आए। जो मेन उद्देश्य हमारा इसमें ये है कि पार्टिसिपेट तो कर ही रही है हर चीज के अंदर, पर हमारा जो मेन है कि हमने इसमें जो चीफ गेस्ट रखा है वो हमारे समाज की डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको रखा है, अर्चना सैनी जी को। और हमारी और भी जो चीफ गेस्ट हैं वो सक्सेसफुल महिलाएं हैं जो समाज में जिनने अपना एक मुकाम बनाया है, अपने स्तर पर अपनी मेहनत के दम पर उन्हें एक मिसाल पेश की। हमने उन सबको यहाँ पे बुला करके नहीं, जो हमारी गृहिणी महिलाएं उनके सामने पेश करने का प्रयास किया है इस तीज महोत्सव के माध्यम से, ताकि जो महिला का एक घर को, परिवार को उठाने में, उसको आगे बच्चों को पढ़ा लिखा करके नहीं आगे करने में बहुत महत्व भूमिका रहती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो सब महिला आई गेट टुगेदर हुई है, एक से मिलना, एक दूसरे से, और अपने संपर्क का, अच्छे लोगों से संपर्क करके और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, आगे बच्चों को बढ़ाएं ताकि हमारे समाज का उत्थान हो सके। मेन उद्देश्य प्रबोधक संघ राजस्थान के शिष्टमंडल ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत किया गया। प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि प्रबोधक कैडर की पदोन्नति से जुड़ी मांग उठाई जा रही है। शिष्टमंडल का नेतृत्व राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद व्यास, प्रदेश महामंत्री राकेश शर्मा, संगठन मंत्री विजय सिंह धाकड़ और प्रबोधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत ने किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रबोधक कैडर की मांगों पर शिक्षा मंत्री एवं संबंधित अधिकारियों से वार्ता करवाकर सम्मानजनक हल निकलवाने का आश्वासन दिया। रविवार को हमने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से जयपुर सिविल लाइन स्थित निवास पर उनसे वार्ता की, उनका अभिनंदन किया। बजट पूर्व उन्होंने हमें बुलाकर, हमारे संगठन को बुलाकर और हमसे काफ़ी सुझाव मांगे थे। उनमें से कई सुझाव उन्होंने मांगे सकारात्मक रूप से। उनका आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग, हमारा जो राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भामास है, उसका पूरा एक शिष्टमंडल वहाँ पर गया और उनका अभिनंदन किया, साफा पहनाया, माला पहनाई और उनको अभिनंदन पत्र भेंट किए। वहीं हमारी जो 10-12 इकाइयाँ थी महासंघ की, उनमें से प्रबोधक संघ ने भी अपना मांग पत्र जो है प्रस्तुत किया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया गया ज्ञापन के माध्यम से कि हमारी जो पदोन्नति है, पहले 5000 की जो हुई और जो 5000 की घोषणा आपने की है, उस सारी 10,392 जो वरिष्ठ प्रबोधक बनने की कतार में हैं, जो पात्र हैं, उनको ठीक से सेकंड ग्रेड का पद दिया जाए ताकि सही मायनों में पदोन्नति हो सके। सेकंड ग्रेड का पद देने से आशय ये था कि या तो मिडिल स्कूल में HM के रूप में लगाया जाए या वरिष्ठ अध्यापक के रूप में सेकेंडरी सेटअप में लगाया जाए, 6D की जाए। ये हमारी जो है ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट रूप से मांग रही है। दूसरा विषय यह था कि जो हमारे शारीरिक प्रबोधक साथी हैं, शारीरिक जो वरिष्ठ प्रबोधक बनने की स्थिति में हैं, उनका पदोन्नति का चैनल खोला जाए, जो कि अभी तक पदोन्नति का प्रावधान उसमें नहीं है। हमारे आगे का चैनल व्याख्याता का भी खोला जाए और उसमें वरिष्ठ प्रबोधक से कम 20% का जो कोटा हमारा व्याख्याता पद पर रिजर्व किया जाए ताकि आगे का रास्ता भी हमारा खुल सके। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ही वो विभागवार वार्ताएं कराकर, यानी कि हमारी शिक्षा मंत्री जी और अधिकारियों के साथ वार्ता कराकर हमारी जो वेदना है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, हमारी मांग को पूरा करेंगे। उन्होंने पॉजिटिव आश्वासन दिया है। कल बड़ी संख्या में हमारे प्रबोधक साथी भी और हमारे दूसरे कर्मचारी जो साथी हैं वो वहाँ पहुँचे और मैं समझता हूँ कि सरकार हमारी मांगों को लेकर सकारात्मक है और जल्दी कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय सरकार करने जा रही है। हेल्पोल फाउंडेशन अलवर द्वारा भोजन वितरण का कार्यक्रम जारी है। शनिवार को 12वें हफ्ते शनि मंदिर कंट्रोल रूम के पास और रविवार को 37वें सप्ताह कंपनी गार्डन के पास भोजन वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। संस्था ने आमजन से अपील की है कि वे भी इस कार्यक्रम में सहयोग करें, जिससे इसे रोजाना जरूरतमंदों के लिए शुरू किया जा सके। साथ ही पशुओं के लिए दवाइयाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर संस्था से जुड़े विजय यादव, चंद्र प्रकाश, मुकेश, महेंद्र सिंगल, दीपक, राहुल यादव, राजेंद्र सैनी, कविता वशिष्ठ, अभिनव तिवारी और खुशीराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पीटी परेड की रिहर्सल चल रही है। साथ ही विभिन्न स्कूलों के बच्चे अपनी प्रस्तुतियों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को भी इन बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। महिला शिक्षक यशोदा ने बताया कि उन्हें सरकारी और निजी स्कूलों के करीब 1000 बच्चे पीटी परेड में अपना कौशल दिखाएंगे। ये हमारा स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी बच्चों का, सभी विद्यालय जिसमें कि निजी और सरकारी दोनों आते हैं, लगभग 19 स्कूल है, इनका सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन होगा 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। और आज लगभग शनिवार से हुआ है, लेकिन विधिवत आज सोमवार से अधिकांश स्कूल आ चुके हैं और इसका ये रिहर्सल चल रहा है। एक सामूहिक पीटी कहते हैं जिसे, उसका ये प्रोग्राम हमारे बच्चों के द्वारा दिया जाए। लगभग कितने स्कूल में भाग ले रही है? अभी आज लगभग 14 स्कूल यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और 19 स्कूलों को हमने एनरोल किया है इसके लिए। और लगभग आज 700 से 800 बच्चे इस व्यायाम का प्रदर्शन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर में अंबेडकर नगर स्थित अग्रवाल भवन पहुंचे। उन्होंने जिला अग्रवाल महासभा कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवाई। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह यादव सहित प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा व्यापार के माध्यम से देश के विकास में योगदान को याद किया गया। साथ ही बजट पर भी चर्चा की गई। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा तहसील और न्यायिक कार्यालय परिसर में इन दिनों बारिश होने के साथ ही दलदल और कीचड़ हो रही है। वर्षा से यह हालात बनी हुई है और इस परिसर से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती। एडवोकेट पीसी मीणा, देवेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, रिपु दमन सिंह, रंजन सिंह, फूल सिंह और योगेश कुमार आदि ने यह जानकारी दी। साथ ही कहा कि उपखंड स्तर की जन सुनवाई में समस्या बताने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। सोमवार को तो कई लोग यहाँ फिसल कर गिर भी गए। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के खैरतल तिजारा जिला सचिव पद पर दिनेश मेहरा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने दिनेश मेहरा ने नियुक्ति पर सोसाइटी अध्यक्ष एवं डीजी साइबर क्राइम रवि प्रकाश मेहरा सहित युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रशांत मेहरा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज किशोर मेहरा का आभार जताया है। साथ ही कहा कि वे उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को निष्ठा के साथ निभाएंगे। हरिपुरा और पृथ्वीपुरा में प्रकृति का श्रृंगार करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर पौधे लगाए गए। इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा के नेतृत्व में मान सिंह रेवारी, पंच दिनेश रेवारी, इंदर सिंह, राजेंद्र यादव, मनीष प्रजापत, प्रकाश योगी और गोलू सैनी आदि ने गड्ढे खोदे और पौधे लगाए। कार्यक्रम में बच्चे, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों पर एसडीएम देवी सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। साथ ही पौधरोपण पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में तहसीलदार मेघा मीणा और खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। अलवर जयपुर मार्ग पर स्थित नलदेश्वर धाम पर सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालु का आवागमन जारी रहा। अरावली पर्वतमाला में इस दौरान बाबा भोले के जयकारे गूंजते रहे। यहाँ चारों ओर हरियाली नजर आ रही है। लोगों ने भोलेनाथ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेते हुए उनकी पूजा अर्चना की। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्टेशन रोड स्थित शिव दरबार में पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सोमवार सुबह शिव परिवार का दूध और जल से अभिषेक हुआ। साथ ही ओम शिव भक्त मंडली ने हर साल की तरह शिव जी का विशाल भंडारा किया। इस बार यह 20वां भंडारा किया गया। उद्योगनगर थाना क्षेत्र से धूनीनाथ शिव वाटिका कॉलोनी में चोरी हो गई। यहां के निवासी रामोतार भलाई ने बताया कि बगड़ तिराए थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके अनुसार शातिर कपड़े, गहने और नकदी पार करके ले गए। साथ ही इन्वर्टर और पानी की मोटर भी चुरा ले गए। अलवर जिले के लोकदेवता भरतरी धाम में सावन माह के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वाहनों की लंबी कतारें लग जाने से यातायात बाधित रहा। यहां स्थित शिवालय पर भोले के भक्तों ने पूजन कर क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की। महंत लीलू योगी एवं पदनचंद का कहना है कि श्रद्धालु श्रावण मास में भरतरी, नलदेश्वर, तालवृक्ष और गरवाजी में विशेष पूजन करते हैं। उधर स्थानीय लोगों ने यहाँ यातायात व्यवस्था बेहतर करने की मांग भी की है। अलवर जिले की शान कही जाने वाली सिलीसेठ झील पर खासी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। सोमवार को सुबह से रिमझिम बरसात के चलते मौसम सुहावना रहा। सिलीसेठ झील शहर के नजदीक होने के कारण लोग अधिक संख्या में पहुंचते हैं। चारों ओर पहाड़ों के बीच यह झील सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आई महिला पर्यटकों का कहना था कि वे यहाँ घूमने का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। व्यू भी बहुत अच्छा है। अभी हम गरवाजी से आ रहे हैं, वहाँ पे भी काफी अच्छा था। और अभी हम यहाँ आए हैं, हम दूसरी बार आए हैं और हम तीनों साथ में आए हैं। और यहाँ था अलवर के और कल्चर के बारे में यहाँ से इंट्रोड्यूस किया था कि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अलवर में ज़्यादा किसी को नहीं पता है टूरिस्ट प्लेस के बारे में ना, तो इसने हमें इंट्रोड्यूस किया था। और अब हम यहाँ पे दूसरी या तीसरा देख लिया है, गरवाजी देख लिया है और ये लेक पे आए हैं। अभी फोर्ट जो कौन सा है, भानगढ़ फोर्ट भी देखा है, भरतरी टेम्पल देखा है और मूसी महारानी की छतरी, ये सब हमको। अकबरपुर में श्रावण मास में भोले के भक्त भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ 30 से सोमवार को शिवालयों एवं घरों में भोले बाबा की पूजा अर्चना की गई। वहीं हवन यज्ञ भी आयोजित हुए। साथ ही क्षेत्र में सुख समृद्धि और अच्छी बरसात की कामना की गई। गायत्री परिवार के तत्वावधान में राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी मार्ग स्थित गायत्री शक्तिपीठ में मां भगवती भवन का लोकार्पण हुआ। साथ ही सम्मान समारोह आयोजित किया गया। गायत्री शक्तिपीठ के वैष्णवजन प्यारेलाल ने बताया कि इस दौरान उपजोन प्रभारी दिनेश गुप्ता, गायत्री परिजन श्याम सुंदर शर्मा, आरसी मीणा और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा मुख्य अतिथि रहे। जबकि जिला संयोजक सतीश बड़ाया ने गुरुदेव के विचारों को घर घर पहुंचने का संकल्प करवाया। मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी मीना खंडेलवाल और निर्माण समिति से जुड़े दिनेश कुमार चौबे की ओर से आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। दानदाताओं ने जो दान राशि दी उनका सम्मान और 3 सीए बच्चे बने उनका सम्मान, जिले की जो हमारी टीम आई थी वरिष्ठ जनों का हमने सम्मान किया और उनको साहित्य देकर और दुपट्टा उड़ा के उनका सम्मान कर 3 बच्चियों के सिर पे हमने साहित्य रखकर रामायण और गुरुदेव के प्रज्ञा पुराण रखकर हमने गीता काटने की जगह हमने पर्दा हटाने का जो कार्यक्रम से हमने माँ भगवती भवन का उद्घाटन का शुरुआत की। और उस प्रोग्राम के लास्ट में 108 कुंडे यज्ञ की घोषणा अलवर जिले के हमारे जो जोन प्रभारी हैं उनके द्वारा करवाई गई। और एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण कर सभी व्रतजनों के द्वारा उसका शुरुआत की और पेड़ लगाया। लायंस क्लब राजगढ़ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं पद स्थापना समारोह कस्बे के टेला मार्ग स्थित गणपति रिसोर्ट में संपन्न हुआ। पीएमजेएफ सुनील अरोड़ा इस दौरान मुख्य अतिथि रहे। शपथ ग्रहण अधिकारी एमजेएफ अशोक ठाकुर थे। इस दौरान अध्यक्ष प्रदीप महावर, सचिव भूपेंद्र शर्मा एवं कोषाध्यक्ष रामनिवास मीणा सहित अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। जबकि गिरीश गुप्ता कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे। कार्यक्रम का संचालन एनएल वर्मा ने किया।
कटुमर नगर पालिका द्वारा कस्बे के लक्ष्मणगढ़ बाईपास रोड पर बारिश के भरे पानी को टैंकरों के जरिए निकाला गया। वहीं मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए मुख्य बाजार की नालियों में फिनाइल डाली गई। चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने बताया कि कस्बे के मुख्य बाजार, झोपड़ी वाले मंदिर, जैन चौक, नगर और लक्ष्मणगढ़ रोड क्षेत्र में फिनाइल डाली गई। साथ ही लक्ष्मणगढ़ बाईपास आबादी क्षेत्र में भरे बरसात के पानी को टैंकरों से निकलवाया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्योगपतियों से संवाद किया। इसमें घिलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान बजट 2024 को लेकर चर्चा हुई। साथ ही केंद्रीय मंत्री यादव ने उद्योगों को लेकर केंद्र सरकार का विजन बताया। शाहजहांपुर कस्बे के निजी होटल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। घिलोट एसोसिएशन के महासचिव राजा सोनी एवं पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम से पूर्व इंडस फार्मा निदेशक RS अरोड़ा द्वारा भेंट की गई एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। ये हमारे ITIs के मॉडर्नाइजेशन का बजट है, ये वुमेन एम्पावरमेंट का बजट है। मैं इंडस्ट्री को एक आह्वान भी करना चाहता हूँ कि जिन इंडस्ट्रियों में क्षमता है, जिन इंडस्ट्री में ताकत है, वो यहाँ पर आसपास स्किल डेवलपमेंट और ITI के साथ जुड़ करके अपने काम को, एम्प्लॉयबिलिटी का जो गैप है उसको दूर करने का काम करें। और दूसरा, जो छोटे लोकल प्रोडक्ट हैं वो हम SHG के साथ जोड़ सकते हैं। खासकर ऐसे आइटम है जो कंज्यूमेबल है, जो आपके इंडस्ट्री के कंजम्पशन के लिए डे टू डे नीड पर आते हैं, उसको SHG से जोड़ सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो विजन ये है कि हम देश में जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनके पास भी मैन्युफैक्चरिंग में आज के हिसाब से स्पेशल कैपेसिटी है, उन इंडस्ट्रीज ने तरक्की करने का काम किया है। और देश के विकास के लिए भी जो नई डिजिटल क्रांति की ओर हम जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, इसको बजट में बढ़ाने का बात किया गया है। 5वां विषय जो है, अब देश को नए शहर चाहिए। शहरों में तेजी से आबादी बढ़ रही है और इसलिए अर्बन डेवलपमेंट को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट बनाया गया। 6वां विषय, जिसके कारण इस बजट को हिंदुस्तान का 2047 का विकसित भारत के बजट के रूप में माना जाता है। खैरतल के निकटवर्ती रसगढ़ गांव के लोगों ने बंद रास्ता खोलने की मांग पर ADM सुरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। शीतलदास मंदिर से लेकर हावड़ियों की ढाणी को जाने वाला रास्ता बंद पड़ा है। ऐसे में बच्चों और अध्यापकों को विद्यालय आने जाने में परेशानी होती है। इस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग कई बार की गई। वहीं क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों ने ट्रैक्टर से जोतकर एवं तारबंदी कर मार्ग को बंद कर दिया है। वहीं इस मौके पर शीला देवी, लालाराम, ऋतु देवी, सतपाल, संजय, राजकुमार, राजबाला और नीलम देवी आदि मौजूद रहे। जो हमारा रास्ता शीतलदास मंदिर से लेकर के आबड़गांव की ढाणी तक और प्राइमरी स्कूल तक, प्राथमिक विद्यालय तक, ये रास्ता 1947 के उससे भी पहले से चलो हालत में कदमी रास्ता तो पहले, अब जैसे जैसे साधन बने वैसा बना। अब इस रास्ते के अंदर क्या है कि अड़चने डाल रहे हैं, तारबंदी कर दी, पानी छोड़ते हैं, ज़मीन की जुताई करते हैं, आना जाना होता नहीं। इसलिए हमारा स्कूल भी बंद हो गया। बच्चे नहीं आ सकते, मास्टर नहीं आ सकते, स्टाफ नहीं आ सकता। कौन सा गांव है ये? अभी तो ये रसगढ़ गांव की ये समस्या, आम का जंगल है हमारा, वहाँ की ये समस्या है। बीमार बच्चे, गर्भवती औरतें, अभी 2 तारीख से तो हमारा ये बंद कर दिया, बिल्कुल तार लगा करके बंद कर दिया। और उसमें लीक में बाजरा उखाड़ के दूसरे खेत उसमें लगा दिया। अभी ये स्थिति है, हमारा कोई बीमार हो जाए तो अर्थी पे ले जा करके रोड पे ले जाएंगे हम। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। खैरतल थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि इसे लेकर वार्ड 35 निवासी याकूब ने सूचना दी। उसका पुत्र सुबह 9 बजे काम पर जा रहा था। फाटक संख्या 92 और 93 के बीच अज्ञात ट्रेन के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में रविवार को भिवाड़ी में औद्योगिक संघों द्वारा बजट संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट जिन आयामों पर आधारित है वे विकसित भारत के सपने की आधारशिला बनेंगे। उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए भिवाड़ी में सांसद सेवा केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर अलवर में लगाए गए 10,000 पौधों की तर्ज पर भिवाड़ी में भी पौधरोपण के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय मंत्री यादव ने जिला अस्पताल भिवाड़ी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी किया।
वहीं इस दौरान तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी, जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर, जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, खैरतल एसपी मनीष चौधरी एवं भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री सहित नगर परिषद अध्यक्ष शीशाम तंवर मौजूद रहे। इस बिजली की समस्या के हल के लिए 220 किलोवाट का जो जियो थर्मल सब स्टेशन है उसको बनाने की मंजूरी दी है। और एक दो विषय जो सबसे बड़े हैं, एक जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात हम कर रहे हैं, और दूसरा केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी योजना इस बजट के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना बनाई है। निश्चित रूप से जो बिजली का अधिक बोझ है वो कम होने की बात है। अब एक बड़ा विषय है कि अपने क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि को बढ़ाने के लिए इस बजट में कौन सा ऐसा विषय आया है जो इस क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का काम है। अगर केंद्र सरकार के बजट को हम देखेंगे तो भिवाड़ी अलवर के इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 48,000 करोड़ रुपया ये स्वीकृत होकर के भिवाड़ी में आएगा, जिसमें मुख्य रूप से कैरवा जाट में 1.5 बीघा जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अलवर के सामंत चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष के रतनलाल ने बताया कि उनके गांव में 4 सालों से 1.5 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके घर में घुसकर हमला कर दिया। इसमें बर्फी, रामवती और बादल घायल हुए हैं। उन्होंने हमलावरों पर यह भी आरोप लगाया कि उनके घर में आग भी लगा दी। ये कैरवा जाट का थाना एमआई एरिया, ये कुछ जमीन का विवाद था जिसपे हम तो तारीख पे आ गया, तारीख थी और पीछे से दूसरी पार्टी करीबन 150 आदमी आई, तलवार बंदूक थी उनके हाथ में। हमारी 2 जनानी और एक हमारा पोतो, ये आ गए। जनानी ने घींच पीठ पर लगे, जब जारू पोतो है जब बीच बचाव गए, पोता के 10-20 रख दिया। कौन लोग है वो मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाला वो महावीर, वो लाओ 150 गुंडा और 150 गुंडा लाया और पुलिस गई, पुलिस सुबह गुंडा भगया ना। ये महावीर कौन है? महावीर भतीजो लगे मेरे। सरकारी मामला है? हाँ। तो कितने बीघा जमीन के लिए झगड़ा हुआ है? 1.5 बीघा तो है झगड़ा। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को निरुद्ध किया है। वहीं बच्चों से चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहायक उपनिरीक्षक शंकर लाल ने यह जानकारी दी। इन सभी से पूछताछ जारी है। 3 नाबालिग बच्चे जो धोईगट्टा कच्ची बस्ती में रहने वाले हैं, जिन्होंने 31/7/2024 की रात्रि को बुद्ध विहार शिव मंदिर में से गंगा सागर और नाग फणी का जो तांबे के थे उनको चोरी किया था। जिनको 4 तारीख को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ लड़के उस मंदिर के आसपास घूम रहे। इस सूचना पर मैं जाब्ता के वहाँ पर गया, उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने कबूला कि हमने यहाँ से एक गंगा सागर चोरी किया था जो तांबे का था, और वो नाग फणी हमसे कहीं गिर गई। तांबे का गंगा सागर उनसे बरामद कर लिया। बरामद नहीं किया, उन्होंने बताया कि वो गंगा सागर हमने एक कबाड़ी की दुकान जो धोबीगट्टा, वो इसमें साफ जोड़ा सब प्रताप नगर कबाड़ी की दुकान है, उसको भेज दिया। इस पर उनकी निशादेही से कबाड़ी की दुकान पर पहुंचे। कबाड़ी का नाम सद्दाम था जो हरियाणा का रहने वाला है। साफ जोड़ा प्रताप नगर में उसने कबाड़ी की दुकान खोल रखी है। उससे ये गंगा सागर जो चोरी का बच्चों ने बेचा है उससे बरामद कर लिया। इस कबाड़ी ने अपनी पूछताछ में बताया कि पहले भी मैंने 8-10 लड़कों से इस तरह की चोरी का माल खरीदा है जिनको मैं नहीं जानता हूँ, और दिनांक 3 तारीख को जो ये तीनों लड़के नाबालिग निरुद्ध थे उनसे करीब 12:30 बजे दिन के इसकी दुकान पर आए थे, जिन्होंने एक गंगा सागर जो शिव मंदिर से चोरी किया था। उन लड़कों ने जो इसको बेचा था, जो सस्ते भाव में खरीद लेता है और कबाड़ी की चोरी फेरी का कार्य करता है, और चोरी के जो सामान है किसी के द्वारा चोरी किया हुआ सामान भी खरीद लेता है। इसकी दुकान प्रताप नगर गली में अंदर है जिस पर किसी को शक नहीं होता। इस आरोपी का नाम है सद्दाम पुत्र हकुमुद्दीन जाति मेव निवासी फिरोजपुर झिरका, जो करीब 27 साल उम्र का है, जो प्रताप नगर की एक गली में इसने एक पतराम यादव के मकान में प्लाट में कबाड़े का गोदाम खोल रखा है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि केंद्र सरकार आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रही है। इसी के तहत आरक्षण में आरक्षण लागू करने की मंशा है। ऐसा कदम पूंजीपति मित्रों को फायदा देने के लिए उठाया जा रहा है। सैनी ने कहा कि यह देश हित में नहीं है कि आरक्षण में भी आरक्षण की स्थिति लेकर आ रहे हैं। एससी को एससी से लड़ाएंगे, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाएंगे, तो ये कुल मिला करके आपस में समाजों को लड़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराएंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, ताकि ये अपने पूंजीपति अडानी अंदानी जैसे इनके मित्र हैं उनको फायदा पहुंचा सके। ना तो ये रोजगार की तरफ दे रहे हैं, ना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही। देश आज पूरी तरह बेरोजगारी की स्थिति व आलम पे महंगाई के उस पर है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये किसी भी तरह अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। सारी नौकरियां, सारी सुविधाएं अपने दोस्तों को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सरकारी नौकरियां निकले नहीं, आरक्षण की नौबत नहीं आए। जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी का जन्मदिन जाट छात्रावास में मनाया गया। इस अवसर पर उनका साफा पहनाकर सम्मान किया गया, साथ ही केक काटा गया। इस अवसर पर युवा नेता वीर सिंह बंबोली, विजय सिंह राठी, चौधरी मोहरजत सिंह, राजेश चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर की तिजारा शाखा ने अध्यक्ष खेमचंद चौहान के नेतृत्व में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलावती मीणा का स्वागत किया। उन्होंने हाल ही पदभार संभाला है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विनोद कुमार माजरा ने शिक्षा के क्षेत्र में हर कदम पर सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। वहीं सीबीओ ने शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जिला संरक्षक गिरिराज केला सहित हरिराम मीणा, विक्रम मीणा, लाल सिंह पालीवाल और पवन दोचानिया आदि मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते आज की हेडलाइंस पर। यूआईटी दल ने शहर में कई जगह हटाया अतिक्रमण। घरों के बाहर लगी जालियों और रैंप पर चली जेसीबी। कुछ स्थानों पर सामने आया विरोध। सीएम को धमकी के बावजूद नहीं सुधरी जेलों की हालत। अलवर में नशीले पदार्थ और मोबाइल सप्लाई का सनसनीखेज मामला हुआ है उजागर। अलवर में राशन डीलरों की जारी है हड़ताल, आम उपभोक्ता उठा रहे परेशानी। और विधानसभा में उठाया अलवर के निस्तारण केंद्र पर कचरा जलाने का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने एनसीआर के नियमों के बताया विरुद्ध। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।